डी स्पेक्ट्रम। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश विजय के वक्त भारत की स्थिति क्या थी। तो इसका एक पार्ट हमने पढ़ा, तो अब हमारा दूसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो मुग़ल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मुग़ल साम्राज्य के विघटन के कारण क्या थे, मुग़ल की शक्ति कैसे गिरनी शुरू हो गई, काफ़ी सारी बातें हमने देखा था। तो मुग़ल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही हो चुकी थी। देखिए, औरंगजेब के बारे में जो बात कही जाती है कि उनका शासन का जो रवैया था थोड़ा सख्त था, ख़ास तौर से हिंदुओं के लिए या फिर मुसलमानों के लिए थोड़ा ढील था। तो ये बातें इनके बारे में कही जाती है। तो कितना सही है कितना गलत है, तो ये तो इतिहास के गर्भ के में छिपा हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप रिसर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसके प्रवृत्तियों में देखिए क्या था कि अगर शासक चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी ईसाई हो, यहूदी हो, तो मेरे हिसाब से शासक का कोई धर्म नहीं होता। शासक केवल और केवल शासक होता है। उसे अपने स्वार्थ के लिए वो शासन करता है, जो उसे सही लगता है वो करता है, जो गलत लगता है वो, अगर उसके लिए वो फ़ायदा है तो वो वही करता है। तो उसका कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। तो उसने जो कुछ भी किया अपने हिसाब से किया और अपने शासन प्रक्रिया को अपने अपने ढंग से ढालते हुए करने की कोशिश की। उसमें धर्म का कोई जो है बीच में कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो कहा जाता है कि तब से ही औरंगजेब की जो नीतियाँ थी वो नीतियाँ मुग़ल शासन को जो है उनकी परिस्थितियों को, उनकी स्थिति को चिंताजनक बनाना शुरू कर दिया था। तो यद्यपि कई प्रांतीय मुखियाओं और शासकों द्वारा मुग़ल सत्ता के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की गई, तो फिर इनके जाने के बाद कई सारे प्रांतीय, जैसे कि हमने अभी आपको बंगाल के बारे में कहा, हैदराबाद के बारे में कहा, अवध के बारे में कहा, पंजाब के बारे में कहा, तो ये सब मुग़ल के बाद जो है काफ़ी जो है सारे अपने अपने जो है स्वतंत्र शासन के रूप में जो है ये लोग जो है उभर करके आए ये लोग। तो ऐसे में प्रांतीय मुखिया, शासक, ये सब जो है चुनौती देना शुरू कर दिया। तो कोई भी मुग़ल शक्ति के समक्ष स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सका, जैसे कि सिख, मराठा और राजपूत इतनी क्षमता हासिल नहीं कर सका कि मुग़ल साम्राज्य को उखाड़ फेंक सके। तो उन्होंने मुग़ल शक्ति का मात्र इतना विरोध किया कि जिससे वे अपने संबंधित क्षेत्र में स्वतंत्रता हासिल कर सके। तो देखिए, अगर मुग़ल के बाद अगर कोई सत्ता में आसीन हो सकता था, भारत के पूरे एक छत्र अगर कोई शासन कर सकता था मुग़ल के बाद, तो वो था मराठा। लेकिन मराठा भी अपने अपने आंतरिक लड़ाई झगड़ों में इस तरह से संलिप्त रहा कि वो भी मुग़ल साम्राज्य को उखाड़ फेंक सकने की ताकत नहीं रखता था, और जिसके वजह से वो एक इस तरह का मतलब बफर स्टॉक बना के रखना चाहता था कि उनका क्षेत्रीय स्वतंत्रता जो है बिल्कुल कोई तरह का दिक्कत उसमें ना हो। तो इस प्रकार यदि औरंगजेब के उत्तराधिकारी सक्षम और योग्य शासक होते तो मुग़ल सत्ता का पतन नहीं होता, ठीक है। अगर औरंगजेब ने गलती की अपने शासन प्रणाली में तो इसके बाद भी सुधार हो सकता था। अगर उनके बाद भी अगर कोई शासक अगर अच्छा होता, सही कुशल प्रशासनिक अगर उसके अंदर होता, कौशल होता, तो ये चीज़ें नहीं होती। तो मध्यकालीन युग में साम्राज्य का भविष्य शासक की क्षमताओं पर निर्भर होता था, और औरंगजेब के उत्तराधिकारी अक्षम थे, कमज़ोर, निर्लज, तो बहुत कुरीतियाँ थी इनके अंदर, जिनके चलते जो है स्थिति गंभीर से गंभीर होती चली गई। तो औरंगजेब के पश्चात साम्राज्य के सम्मुख अन्य समस्याएं क्या थी। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगलों द्वारा अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। दो वर्गों द्वारा राज्य शक्ति में हिस्सेदारी। देखिए, जब भी एक शासक मरता है तो उसके जितने बेटे हैं आपस में उनके बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है कि अगला शासक कौन होगा, अगला राजा कौन होगा। तो अक्सर जो है ये लड़ाइयाँ मुग़लों में भी हुआ करता था। अब औरंगजेब की ही बात कर ले, वो खुद अपने दो भाइयों को मार करके सत्ता पर आसीन हुआ था, ठीक है। तो ये परंपरा अक्सर जो है ये चीज़ें चलती चली आ रही थी। तो मुग़ल लास्ट यानी कि हम कह लें औरंगजेब के जो कि शक्तिशाली शासक था, इसके मरने के बाद फिर से वही समस्या शुरू हो गई। दो वर्गों में राज्य की शक्ति बढ़ गई। तो मध्यकालीन युग के दौरान दो वर्ग जैसे कि जमींदार और कुलीन वर्ग द्वारा शासक के साथ राज्य शक्ति में हिस्सेदारी की गई। तो जमींदार और कुलीन वर्ग, जमींदार आप समझ रहे हो कि जो व्यक्ति काम करता था राजा के लिए, शासक के लिए, और कुलीन वर्ग यानी कि सामंत जो ये भी राजा के लिए ही कार्य करता था, बादशाह के लिए। तो दोनों वर्ग में जो है क्या हो गया कि दो हिस्सा में ये दोनों जो है अपनी अपनी नीतियाँ जो है चलाना शुरू कर दिया। तो ज़मीन के वंशानुगत स्वामी हुआ करते थे जमींदार, और वंशानुगत आधार पर कुछ विशेष अधिकार इन्हें प्राप्त था, जैसे राय, राजस, ठाकुर, खूत, देशमुख जैसे विभिन्न नामों से ये लोग जाने जाते थे। तो राजस्व संग्रहण में मदद और स्थानीय प्रशासन के लिए सैनिकों का प्रबंध करने के कारण जमींदारों का साम्राज्य में मुख्य स्थान प्राप्त था। तो कई बार लड़ाइयाँ जब होती थी तो लड़ाइयों में जमींदार जो है राजा को सेना भी दिया करता था, जिसकी वजह से जो है जमींदार की स्थिति काफ़ी मुखर हुआ करती थी।
तो यद्यपि मुगल ने जमींदारों की शक्ति नियंत्रित करने का प्रयास किया और किसानों को सीधा संपर्क साधने की व्यवस्था की, जिसमें वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान उनकी शक्ति और प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसका बड़ा नतीजा यह हुआ कि क्षेत्रीय निष्ठा को प्रोत्साहित किया गया और स्थानीय जमींदारों ने साम्राज्य के भीतर अन्य शक्तिशाली वर्गों की सहायता की। तो इस प्रकार अन्य वर्ग कुलीन वर्ग था, जैसे ऐसे लोग थे जो बड़ी जागीर और मनसब पर सौंपे जाते थे, जिन्हें मुगल सूबे का सूबेदार नियुक्त करके इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। इस वर्ग में कई राजपूत शासक, सूबेदार और मनसबदार शामिल थे। मुगल शासन को अक्सर कुलीन वर्ग के शासन के तौर पर भी परिभाषित किया जाता है। ठीक है। तो क्योंकि साम्राज्य को प्रशासित करने में मुगल कुलीनों ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई और औरंगजेब के बाद मुगल शासनों को शासनकाल के दौरान विभिन्न समूहों के बीच बढ़ती पारंपरिक शत्रुता, ईर्ष्या और शक्ति प्राप्ति के प्रति स्पर्धा ने केवल शासकों की प्रतिष्ठा को घटाया, अभी तो मुगल शक्ति के पतन को भी अहम भूमिका निभाई। तो दो लोगों के बारे में बात कर रहे थे, पहला जो जमींदार और दूसरा सामंत। तो जमींदार जो खास तौर से ज़मीन के ऊपर टैक्स वसूली करता था शासक के बदले, और दूसरा सामंत जो कि शासक प्रणाली में ही बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर हुआ करते थे। तो ये दूसरा तो सामंत हुआ करता था। तो ये दोनों के साथ जो है जो चीज़ें जो बिगड़नी शुरू हो गई, तो अब क्या हुआ कि ये दोनों आपस अपने अपने जो है गुट में बढ़ गए। अब गुटों का जो है एक सिलसिला शुरू हो गया, कोई किसके विरोध में किसको सपोर्ट कर रहा है, दरबार के अंदर ही पता नहीं चलता था। मतलब ऐसा स्थिति हो गया कि राजा के खिलाफ भी, शासक के खिलाफ भी जो है रणनीतियाँ चलाई जाती थी और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता था, जो कि बहुत एंड तक जो है पता नहीं चलता था। तो विभिन्न क्षेत्रीय शक्तिशाली समूह का उद्गम हुआ औरंगजेब के शासनकाल में। जाट, सिख, मराठा जैसे शक्तिशाली क्षेत्रीय समूहों का पर्दापण हुआ, जिन्होंने स्वयं राज्य बनाने हेतु मुगल साम्राज्य से युद्ध करना शुरू कर दिया। तब वे अपने प्रयास में सफल नहीं हुए, लेकिन उनमें से प्रत्येक अपने संबद्ध क्षेत्रों में राजनीतिक घटनाक्रम के भविष्य पर मार्ग तैयार किया। राजनीतिक बढ़त के लिए मुगल शासक ने उनके निरंतर संघर्ष ने मुगल सत्ता को महत्वपूर्ण रूप से कमजोर किया। अब जो लोग स्वतंत्र होना चाह रहे थे, औरंगजेब लगातार उनके साथ संघर्ष कर रहा था। तो इस संघर्ष की वजह से मुगल साम्राज्य की शक्तियाँ काफ़ी हरास हुई। औरंगजेब और उनके पश्चात बहादुर शाह ने राजपूतों के दमन का प्रयास किया और मुगलों के खिलाफ निरंतर युद्ध करने के लिए उन्हें उकसाया। औरंगजेब के पश्चातवर्ती मुगल शासकों ने राजपूतों के साथ समझौता की नीति करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। राजपूत ने साम्राज्य के विकास और कल्याण के लिए मुगलों के साथ गठबंधन करने का विश्वास नहीं किया। तो मराठा भी मुगल के लिए दर्जनों शत्रु सिद्ध हुए। शुरुआत में उनका लक्ष्य केवल महाराष्ट्र पर नियंत्रण करना हासिल तक सीमित था, जिसमें आगे चलकर पूरे भारत में सरदेशमुखी और चौथ वसूल करने का मुगल शासक से प्राप्त करना भी शामिल हो गया। तो 1740 तक मराठा उत्तर भारत में प्रवेश कर गए। गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड प्रांतों पर अपना प्रभाव फैलाना शुरू किया और इस प्रकार मुगल साम्राज्य के विरुद्ध राजपूत के संघर्ष मराठाओं की शक्ति बढ़ गई और महत्वाकांक्षा मुगल शक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा। तो क्षेत्रीय शक्ति जो कि उभर रही थी मुगल से टूटकर, या फिर मुगल से जो पहले से ही संघर्ष कर रही थी, तो जो दमन की नीति अपनाई थी औरंगजेब ने, इसके वजह से अपने भी शक्ति को हरास किया। और ख़ास तौर से जो एक तरह का जो कह लें कि जो बड़ा भाई वाला जो कह लें कि एक जो बाप का जो मतलब जो कह लें कि मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मानते थे कि मतलब मुगल के अधीन अपने को मानते थे कि हाँ मुगल के अधीन है, लेकिन हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता में जो है कोई दखल नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें होती थी, लेकिन मुगल के जो मराठा का जो संघर्ष शुरू हो गया, ये संघर्ष इतना मतलब बुरी तरीके से जो है स्थिति ख़राब होती चली गई, जिसके बाद में जो है कि स्थिति फिर ऐसी नहीं रही कि मुगल और मराठा के बीच में जो है लगातार संघर्ष होता रहा। और संघर्ष की वजह से मराठा कोई मामूली शक्ति नहीं था जिसको मुगल आसानी से दबा सकता। तो इसके वजह से जो स्थिति इतनी ख़राब हुई कि काफ़ी इनका संसाधन भी नष्ट हुआ और इनकी ऊर्जा भी हरास हुई, जिसका फ़ायदा बाद में अंग्रेज उठाया। आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं। ऐसी विभिन्न आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं का जन्म हुआ जिन्होंने मुगल सत्ता को परेशानी में डाल दिया। अमीर हो या मनसबदार हो, ये लोग अब जो है अपनी अपनी जागीरें के तौर पर भूमि वितरित करने हेतु भूमि की कमी हो गई और औरंगजेब ने जागीर या बेजागिरी की बेतहाशा कमी की समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया और जागीर से बड़ी आय को अभिलिखित प्रस्तुत करना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप अमीर ने किसानों पर दबाव डालकर अपनी जागीर से अपनी धन प्राप्ति करनी शुरू कर दी। और इस कदम से मुगल सेना ने दो अमीर और बोझ से दबे किसान से दुश्मनी मोल ले ली। युद्धों और शासक और अमीरों को विलासितापूर्ण जिंदगी खलीसा, क्राउन भूमि में कमी इत्यादि न मिलकर राज पर भारी वित्तीय बोझ डाला। मतलब देखिए, एक चीज़ बहुत बड़ा और नुकसान हो गया कि जो जागीरें देने की जो प्रथा थी, जो जागीर दे दिया जाता था कि सपोज डैट किसी लड़ाई में अगर कोई जमींदार, कोई मनसबदार, कोई व्यक्ति कोई खास तरह का भूमिका निभाया, तो उन्हें क्या किया जाता था, गिफ्ट के रूप में उन्हें पैसा ना दे करके
उनको जागीर देती जाती थी। तो ये जागीर देते देते एक जागीर की काफ़ी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, और जिसको जागीर दिया जाता था, अब ये लोग क्या करते थे, किसानों से जबरन टैक्स वसूली करते थे, इतना ज़्यादा कि जिसके वजह से एक वर्ग काफ़ी अमीर होता चला जा रहा था, कुलीन वर्ग यानी कि सामंत जो मनसबदार था, जमींदार था, और दूसरी तरफ जो किसान की स्थिति दयनीय से दयनीय होती चली जा रही थी। तो इस वजह से जो है एक असंतोष समाज में पैदा हो रहा था, जो भी बहुत ही समझ लीजिए कि अंदर ही अंदर घुन लगा रहा था मुग़ल साम्राज्य के अंदर। तो हुआ कि राज्य की आय इसके व्यय को पूरी नहीं कर सकी, और बदतर आर्थिक स्थिति से सभी लोगों, चाहे वो अमीर हो, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, किसान हो, पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। दरबार में बढ़ती समूह की शत्रुता, एक तरफ जो गुटबाजी चल रही थी दरबार के अंदर, षड्यंत्र चल रहा था मुग़ल बादशाह के खिलाफ, यानी कि चीज़ें विश्वास की बहुत कमी दिख रही थी। हर किसी में जो है एक विश्वास जो होता है, विश्वास नहीं था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो संक्षेप में मुगल के पतन के मुख्य कारण जैसे इस प्रकार है। मुगल की सरकार व्यक्तिगत रूप से निरंकुश थी, और इसलिए इसकी सफलता शासन करने वाले निरंकुश शासक के चरित्र पर निर्भर थी। औरंगजेब के बाद मुगल शासक प्रभावहीन थे और राज्य के प्रशासन की अपेक्षा की। उत्तराधिकार के एक निश्चित कानून के अभाव के साथ सदैव उत्तराधिकार को लेकर युद्ध रहता था, जिसकी वजह से राष्ट्रभक्ति की बिल्कुल भी नहीं थी, और फिर जो है चीज़ें टुकड़ों में बढ़ जाती थी। शासक के क्षय ने सच्च चरित्रता का क्षय किया, जिससे आपसी युद्ध और झगड़ों को बढ़ावा दिया और साम्राज्य को ध्वस्त करने का काम किया। सेना की बिगड़ती स्थिति भी साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। साम्राज्य की सीमाएं बेहद व्यापक थी, कमजोर शासकों द्वारा संभालना बहुत मुश्किल था। औरंगजेब की धार्मिक नीति राजपूतों और सिखों और जाटों और मराठों को नाराज किया, जिसकी वजह से विद्रोह हुआ। औरंगजेब की दक्कन नीति पूरी तरह से असफल रही। काफ़ी हद तक यह मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। ईरानी दुरानी साम्राज्य के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य को ध्वस्त करने का योगदान दिया, और निरंतर युद्ध, कृषि में विकास की गति की स्थिरता होना, व्यापार उद्योग में ह्रास, तो ये सब बहुत सारी बड़े बड़े कारण थे, जिसकी वजह से मुगल जो है पूरी तरीके से पतन की तरफ आगे बढ़ गया। ठीक है, तो तीसरा पार्ट में हम देखेंगे फिर। थैंक यू।